रात के 2:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शहर के बाहरी इलाके में बनी उस पुरानी हवेली के सामने एक काली गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा, जिसका चेहरा हैट और कोट के पीछे छिपा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर हवेली के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर आर्यन अपनी चौकी पर बैठा पुरानी फाइलों को उलट पलट कर रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कोई भारी आवाज में बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो उस पुरानी हवेली में पहुंचो जहां 10 साल पहले एक राज दफन किया गया था। इससे पहले कि आर्यन कुछ पूछता, फोन कट गया। आर्यन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और जीप लेकर निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जिससे जीप बार बार झटके खा रही थी। जैसे ही वह हवेली पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जिस पर किसी के पैरों के ताजे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। निशान एक बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक लाश पड़ी थी। वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी खबरी की थी जिसने उसे 10 मिनट पहले फोन किया था। लाश के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। तभी आर्यन की नजर पास की दीवार पर पड़ी। वहां खून से एक नाम लिखा था, अविनाश। अविनाश। यह नाम सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अविनाश उसका वही दोस्त था जिसकी मौत 10 साल पहले एक कार हादसे में हुई थी। लाश के हाथ में एक छोटी सी डायरी दबी हुई थी। आर्यन ने उसे निकाला और पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, तुम बहुत देर से आए आर्यन। खेल तो कब का शुरू हो चुका है। अब अगली बारी तुम्हारी है। अचानक हवेली के ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। आर्यन ने पिस्तौल तानी और सीढ़ियों की तरफ भागा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके बोझ से कड़क रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक साया खिड़की से बाहर कूदने की तैयारी में है। रुको! हाथ ऊपर करो! आर्यन चिल्लाया। वह साया रुका, धीरे से मुड़ा और अपनी नकाब हटाई। टॉर्च की रोशनी में जब चेहरा सामने आया तो आर्यन का हाथ कांपने लगा। वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था। आर्यन की आंखों के सामने जो चेहरा था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा 10 साल पहले अविनाश का था। वही गहरी आंखें और वही चेहरे का तिल। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? अविनाश को तो उसने खुद अपनी आंखों से जलती हुई कार में दम तोड़ते देखा था। अविनाश, तुम तुम जिंदा हो? आर्यन की आवाज कांप रही थी। वह शख्स मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा ठंडापन था। जिंदा? शायद। या शायद एक ऐसा सच जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए आर्यन। इससे पहले कि आर्यन उसे पकड़ पाता, उस शख्स ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। आर्यन तेजी से खिड़की की तरफ दौड़ा और नीचे झांका, लेकिन वहां अंधेरे और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। वह साया गायब हो चुका था। आर्यन वापस कमरे में आया और उस डायरी को फिर से पढ़ने लगा। डायरी के अगले पन्ने पर कुछ तारीखें लिखी थीं और उनके आगे कुछ बड़े लोगों के नाम। शहर के मेयर, पुलिस कमिश्नर और यहां तक कि एक मशहूर डॉक्टर का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। हर नाम के आगे एक लाल रंग का कांटा, क्रॉस लगा था। इसका मतलब साफ था, यह एक बड़ी साजिश थी। कोई एक एक करके इन सबको ठिकाने लगा रहा था। अगले दिन सुबह आर्यन सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। उसने अपने सीनियर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कमिश्नर के केबिन के पास पहुंचा, उसने अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह वापस आ गया है! मैंने उसे कल रात अपने बगीचे में खड़ा देखा था। कमिश्नर साहब बुरी तरह डरे हुए थे। आर्यन बिना दस्तक दिए अंदर घुस गया। किसे देखा था आपने सर? अविनाश को? कमिश्नर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से एक लिफाफा आर्यन की तरफ बढ़ाया। लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, वही स्कूल वाली फोटो, लेकिन इस बार कमिश्नर के चेहरे पर खून का धब्बा लगा था। आर्यन, ये कोई भूत नहीं है। यही हमारा अतीत है जो हमें मारने आया है। कमिश्नर फुसफुसाए। तभी अचानक पूरे हेडक्वार्टर की लाइट चली गई।
इमरजेंसी सायरन बजने लगा। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आर्यन अपनी गन निकालकर बाहर की तरफ भागा। कॉरिडोर में धुआं भरा था। उसने देखा कि फर्श पर एक और लाश पड़ी है। यह पुलिस स्टेशन का हवलदार था। लाश के पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर पड़ा था। आर्यन ने बटन दबाया। एक भारी आवाज गूंजी। आर्यन, सच्चाई तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। अगर उसे ढूंढना है तो उस जगह जाओ जहां से सब शुरू हुआ था, ब्लैक हिल की उस ढलान पर। आर्यन को याद आया, ब्लैक हिल वही जगह थी जहां 10 साल पहले वह एक्सीडेंट हुआ था। उसे समझ आ गया कि उसे अब अकेले ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा। वह अपनी जीप में बैठा और शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक था। अचानक उसकी जीप के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। जीप तेजी से ढलान की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने हैंडब्रेक खींचने की कोशिश की, पर वह टूटकर हाथ में आ गया। सामने एक गहरी खाई थी। जीप खाई की तरफ लुढ़कने वाली थी। आर्यन ने आखिरी पल में जीप का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। वह पत्थरों पर लुढ़कता हुआ एक झाड़ी में जाकर फंस गया, जबकि उसकी जीप आग के गोले की तरह खाई में जा गिरी। धमाका इतना तेज था कि पूरी पहाड़ी कांप उठी। आर्यन कराहते हुए खड़ा हुआ। उसके हाथ और घुटने छिल गए थे और खून बह रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा। रात का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। उसे एहसास हुआ कि जीप के ब्रेक फेल होना कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसे मारने की साजिश रची थी। वह लंगड़ाते हुए उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां 10 साल पहले अविनाश की कार जली थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना पत्थर का खंभा अभी भी आधा जला हुआ खड़ा है। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर देखा। वह एक मेडल था, पुलिस एकेडमी का वही गोल्ड मेडल जो अविनाश को मिला था। आर्यन ने उसे उठाया तो मेडल के पीछे एक छोटा सा सुराग मिला। उसमें एक मेमोरी कार्ड फंसा हुआ था। अभी आर्यन उस कार्ड को देख ही रहा था कि पीछे से एक भारी पत्थर के गिरने की आवाज आई। कार्ड मुझे दे दो आर्यन, वरना अगली छलांग तुम खुद इस खाई में लगाओगे। आर्यन तेजी से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि सामने कमिश्नर साहब खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में पुलिस की फाइल नहीं, बल्कि एक लॉडेड साइलेंसर वाली गन थी। सर, आप यहां? आर्यन हैरान रह गया। हां आर्यन, अविनाश मरा नहीं था, उसे हमने मारा था। उस रात कार में वह अकेला नहीं था, उसके पास वो सबूत थे जो हम सबको जेल भेज सकते थे। हमने सोचा खेल खत्म हो गया, पर वो मेडल उसने मरने से पहले कहीं गाड़ दिया था। कमिश्नर की आंखों में दरिंदगी थी। तो वह साया कौन था जिसे मैंने कल देखा? आर्यन ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। वो कोई साया नहीं था, वो मेरा डर था जिसे तुम सच मान बैठे। अब चुपचाप वह कार्ड मुझे पकड़ा दो। तभी जंगल की गहराई से एक सीटी की आवाज आई। कमिश्नर का ध्यान भटका और आर्यन ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उनकी तरफ फेंका। गोली चली, जो आर्यन के कंधे को छूती हुई निकल गई। आर्यन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कमिश्नर पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर पड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से वही नकाबपोश शख्स फिर से दिखाई दिया। वह किसी साए की तरह नीचे उतरा और एक ही झटके में कमिश्नर के हाथ से बंदूक छीन ली। नकाबपोश ने अपनी नकाब धीरे से हटाई। इस बार रोशनी साफ थी। वह अविनाश नहीं था, बल्कि अविनाश का छोटा भाई आदित्य था, जो 10 साल पहले गायब हो गया था। आज हिसाब बराबर होगा। आदित्य की आवाज में नफरत थी। आर्यन बीच में आया। नहीं आदित्य, कानून को अपने हाथ में मत लो। हमारे पास अब सबूत है। लेकिन तभी कमिश्नर ने अपने मोजे में छिपा एक छोटा चाकू निकाला और आदित्य की तरफ दौड़ा। पहाड़ी की उस ढलान पर मौत का नाच शुरू हो चुका था। पहाड़ी की उस ढलान पर मंजर खौफनाक था। कमिश्नर का चाकू आदित्य की गर्दन के पास पहुंचने ही वाला था कि आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमिश्नर का हाथ पकड़ लिया। दोनों पत्थर पर लुढ़कते हुए खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। इसे छोड़ दो आर्यन, इसने मेरे भाई को मारा था, आदित्य चिल्लाया। उसकी आंखों में खून सवार था। नहीं आदित्य, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, आर्यन ने हांफते हुए कहा। उसने कमिश्नर के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। कमिश्नर जमीन पर पड़ा बुरी तरह हांफ रहा था। उसकी वर्दी धूल से अटी थी। तुम तुम दोनों बच नहीं पाओगे,
पूरे शहर की पुलिस मेरे इशारे पर चलती है। कल सुबह तक तुम दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वह मेमोरी कार्ड ऊपर उठाया। शायद आप भूल गए सर, मेरी जीप में एक छोटा सा वायरलेस रिकॉर्डर हमेशा चालू रहता है। जो कुछ आपने अभी कबूल किया वह सीधा हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो रहा था। कमिश्नर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। नीली और लाल बत्तियां अंधेरी पहाड़ी को चीरती हुई ऊपर बढ़ रही थीं। आदित्य ने अपनी गन नीचे कर ली और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 10 साल, 10 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है आर्यन। आर्यन ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। इंसाफ होगा आदित्य, लेकिन कानून के तरीके से। जब पुलिस की टीमें वहां पहुंची तो उन्होंने कमिश्नर को हथकड़ी पहना दी, लेकिन जैसे ही आर्यन ने राहत की सांस ली, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने उस मेमोरी कार्ड को गौर से देखा। उस पर एक छोटा सा निशान था, एक मकड़ी का जाल। वह चौकन्ना हो गया। यह निशान तो उस मशहूर डॉक्टर के क्लिनिक का था जिसका नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। आदित्य, क्या तुम्हारे भाई ने कभी किसी प्रोजेक्ट स्पाइडर का जिक्र किया था? आर्यन ने धीरे से पूछा। आदित्य ने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा। हां, वह अक्सर कहता था कि शहर के बड़े लोग किसी दवा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह डॉक्टर तो पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर चुका है। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। अगर वह मर चुका है तो कल रात जो पार्सल मेरे पास आया था उस पर उसी के दस्तखत कैसे थे? रात के सन्नाटे में एक बार फिर से वही ठंडी हंसी गूंजी। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी जिसके शीशे नीचे हुए। अंदर बैठा शख्स सिगार का धुआं छोड़ रहा था। उसने फोन पर किसी से कहा, कमिश्नर पकड़ा गया है। अब असली खेल शुरू करने का वक्त आ गया है। आर्यन को अगले ठिकाने पर बुलाओ। आर्यन को समझ आ गया कि यह साजिश सिर्फ एक कत्ल तक सीमित नहीं थी। यह तो बस एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा था। असली कातिल तो अभी भी आजाद घूम रहा था। आर्यन ने उस मेमोरी कार्ड को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। पुलिस की गाड़ियां कमिश्नर को लेकर शहर की तरफ रवाना हो चुकी थीं, लेकिन आर्यन का मन अशांत था। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसकी डोर किसी बहुत ही शातिर दिमाग के हाथ में है। आदित्य, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, आर्यन ने गंभीर होकर कहा। दोनों आर्यन की बैकअप कार में बैठे और सीधे उस डॉक्टर के पुराने अस्पताल की तरफ बढ़े जो शहर के किनारे एक सुनसान इलाके में स्थित था। अस्पताल की इमारत खंडहर बन चुकी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी दवाइयों की गंध महसूस हुई। आर्यन ने टॉर्च चलाई। फर्श पर फालतू कागजात और टूटी हुई बोतलें पड़ी थीं। जैसे ही वे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ मुड़े, उन्हें नीचे से किसी मशीन के चलने की आवाज सुनाई दी। सावधान रहना आदित्य, आर्यन ने फुसफुसाते हुए अपनी गन तानी। नीचे पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण बेसमेंट नहीं था, बल्कि एक हाईटेक लैब थी। वहां बड़े बड़े कांच के जार रखे थे जिनमें कुछ नीले रंग का लिक्विड भरा था। तभी सामने की स्क्रीन जल उठी। उस पर एक नकाबपोश चेहरा दिखाई दिया। स्वागत है आर्यन। तुमने कमिश्नर जैसे छोटे मोहरे को पकड़कर सोचा कि जंग जीत ली। वह तो बस एक मोहरा था जिसे हमने तुम्हारी भूख मिटाने के लिए फेंक दिया था। कौन हो तुम और यह सब क्या है? आर्यन चिल्लाया। मैं वह हूं जिसे तुम लोग मरा हुआ समझ चुके हो, डॉक्टर खन्ना। स्क्रीन पर मौजूद शख्स ने अपनी नकाब हटाई। वह वही डॉक्टर था जिसकी मौत की खबर 1 साल पहले अखबारों की सुर्खियों में थी। आदित्य गुस्से में आगे बढ़ा। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? डॉक्टर हंसा। तुम्हारा भाई बहुत अड़ियल था। उसने हमारे प्रोजेक्ट स्पाइडर की फाइलें चुरा ली थीं। वह दवा जो इंसान के डर को खत्म कर उसे एक मशीन बना देती है, और अब वही दवा इस शहर के पानी में मिलाई जाने वाली है। अचानक लैब के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। छत से एक जहरीली गैस झड़ने लगी। आर्यन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फौलाद का बना था। आर्यन, देखो वहां। आदित्य ने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक टाइमर चल रहा था। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। अगर वे बाहर नहीं निकले तो गैस उनका दम घोट देगी। आर्यन ने घबराकर इधर उधर देखा।
उसकी नजर एक बिजली के पैनल पर पड़ी। उसने अपनी गन से उस पर निशाना साधा। आदित्य, नीचे झुक जाओ। धमाका हुआ और चिंगारियां उड़ने लगीं। पूरा सिस्टम फेल हो गया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे और चौड़ा किया और बाहर की तरफ दौड़े। पीछे से लैब में एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ने लगीं। आर्यन और आदित्य बाहर घास पर गिर पड़े। वे बुरी तरह हांफ रहे थे। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। ये एक लाइव लोकेशन थी, आर्यन के खुद के घर की। नीचे लिखा था, तुम्हारी मां घर पर अकेली है ना? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे अपनी कार की तरफ भागा। उसे पता था कि कातिल अब उसके सबसे करीब पहुंच चुका है। आर्यन ने कार की रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि सुई आखिरी निशान को छूने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। आदित्य बगल वाली सीट पर बैठा मजबूती से हैंडल पकड़े हुए था। शहर की ट्रैफिक वाली सड़कें पीछे छूट रही थीं और आर्यन लाल बत्तियां तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। आर्यन, संभल के, सामने ट्रक है! आदित्य चिल्लाया। आर्यन ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया। टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए चीख उठे, पर उसने गाड़ी रुकने नहीं दी। जैसे ही वह अपने मोहल्ले में पहुंचा, उसे दूर से अपने घर की बत्तियां जलती हुई दिखीं। घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। आर्यन कार रुकते ही बाहर कूद पड़ा। मां, मां, आप कहां हो? वह चिल्लाते हुए अंदर भागा। ड्राइंग रूम का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। उसकी मां सोफे पर शांति से बैठी थीं, लेकिन उनके सामने वाली मेज पर एक छोटा सा काला बॉक्स रखा था, जिसमें से टिक टिक की आवाज आ रही थी। उनके पीछे एक साया खड़ा था, जिसके हाथ में एक रिमोट था। रुको आर्यन, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह घर मलबे के ढेर में बदल जाएगा। उस साये ने अपनी पहचान उजागर की। वह डॉक्टर खन्ना का कोई मामूली आदमी नहीं था। वह आर्यन का अपना जूनियर ऑफिसर राहुल था। राहुल, तुम उनके साथ मिले हुए हो? आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राहुल की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। पुलिस की नौकरी में क्या रखा है सर? बस सूखी तनख्वाह और बर्थडे अफसरों की गालियां। डॉक्टर खन्ना ने मुझे वो दिया जो आप कभी नहीं दे सकते थे, ताकत। आदित्य पीछे से खिड़की के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर राहुल ने उसे देख लिया। पीछे हट जाओ आदित्य, वरना पहली गोली तुम्हारी तरफ ही चलेगी। आर्यन ने अपनी गन नीचे डाल दी। ठीक है राहुल, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस मेरी मां को छोड़ दो। राहुल हंसा। मुझे वो मेमोरी कार्ड चाहिए जो तुम्हें उस पुरानी पहाड़ी पर मिला था। वह इस पूरे खेल की सबसे बड़ी चाबी है। आर्यन ने धीरे से अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसे फर्श पर लुढ़का दिया। राहुल कार्ड उठाने के लिए थोड़ा सा झुका और बस वही एक पल आर्यन के लिए काफी था। आर्यन ने पास पड़ी एक भारी सुराही राहुल के सिर पर दे मारी। रिमोट राहुल के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। राहुल और आर्यन फर्श पर गिर पड़े और एक दूसरे से भिड़ गए। राहुल ने आर्यन के जख्मी कंधे पर मुक्का मारा, जिससे आर्यन के मुंह से चीख निकल गई। लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और राहुल का गला दबोच लिया। तभी आदित्य खिड़की तो डकर अंदर कूदा और उसने वह रिमोट उठा लिया। बम डिफ्यूज हो गया, वह चिल्लाया। आर्यन ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसे हथकड़ी पहना दी। उसकी मां डरी हुई थी। आर्यन ने उन्हें गले लगा लिया। सब ठीक है मां, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम राहुल को ले जाने लगी, राहुल आर्यन के कान में फुसफुसाया, तुम्हें लगता है तुमने जीत हासिल कर ली? डॉक्टर खन्ना ने जो वायरस पानी की टंकियों में मिलाया है, उसका असर अब तक शुरू हो चुका होगा। अगले 1 घंटे में पूरा शहर पागलों की तरह एक दूसरे को काटने लगेगा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा। शहर के मुख्य वाटर सप्लाई प्लांट को रोकना अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। आर्यन के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। उसने आदित्य की तरफ देखा और चिल्लाया, आदित्य, मां को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, मुझे मुख्य वाटर प्लांट पहुंचना होगा। वह अपनी घायल हालत में भी कार की तरफ दौड़ा। शहर की किस्मत अब उस 1 घंटे पर टिकी थी। रात के सन्नाटे में सड़कें अब डरावनी लग रही थीं। आर्यन को डर था कि कहीं राहुल की बात सच ना हो जाए और लोग उस जहरीली दवा का शिकार होना शुरू ना हो जाए। जैसे ही वह वाटर प्लांट के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां के गार्ड्स जमीन पर पड़े थे।
उनके शरीरों पर कोई चोट का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरी नींद में हों। आर्यन समझ गया कि डॉक्टर खन्ना के आदमियों ने पहले ही यहां कब्जा कर लिया है। वह चुपके से दीवार फांद कर अंदर घुसा। प्लांट के अंदर मशीनों के चलने की भारी आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने देखा कि ऊंचाई पर बने कंट्रोल रूम में दो नकाबपोश आदमी किसी नीले लिक्विड के ड्रम को मुख्य टैंक में डालने की तैयारी कर रहे थे। रुक जाओ! आर्यन ने अपनी गन तानी और चिल्लाया। एक नकाबपोश ने फौरन मुड़कर आर्यन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आर्यन एक लोहे के पाइप के पीछे दुबक गया। गोलियां धातु से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। आर्यन ने मौका पाकर जवाबी फायर किया, जिससे एक आदमी का हाथ जख्मी हो गया और वह नीले लिक्विड का ड्रम फर्श पर गिरा दिया। लिक्विड फर्श पर फैलने लगा, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था। उसने एक लीवर खींचा, जिससे टैंक का वॉल्व खुलने लगा। नहीं! आर्यन चिल्लाया और रेलिंग पर चढ़कर ऊपर की तरफ भागा। वह उस आदमी से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कातिल ने आर्यन के जख्मी कंधे पर लात मारी, जिससे आर्यन रेलिंग से नीचे लटक गया। नीचे गहरी पानी की टंकी थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर खींचकर उस आदमी को जोर का धक्का दिया, जिससे वह नीचे जा गिरा। आर्यन जल्दी से कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बटन दबाना है। स्क्रीन पर डिलीवरी शुरू का मैसेज फ्लैश हो रहा था। तभी उसे अपनी जेब में पड़ा वह मेमोरी कार्ड याद आया। उसने कार्ड को पैनल के स्लॉट में डाला। अचानक पूरी स्क्रीन लाल हो गई और एक आवाज गूंजी। सिस्टम ओवरराइड शुरू। 1 मिनट की धड़कनें रोक देने वाली खामोशी के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, सप्लाई रोक दी गई है। आर्यन वहीं फर्श पर पड़ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने शहर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, लेकिन तभी प्लांट के लाउडस्पीकर से फिर वही डॉक्टर खन्ना की आवाज आई। बहुत अच्छे आर्यन, तुमने शहर को तो बचा लिया, पर क्या तुम खुद को बचा पाओगे? जिस टैंक के ऊपर तुम खड़े हो उसमें एक धमाका होने वाला है। अलविदा इंस्पेक्टर! आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने टैंक के नीचे एक टाइमर देखा जो सिर्फ 10 सेकंड दिखा रहा था। 10, 9, 8। आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाई और पास की खिड़की को तो डटे हुए बाहर की तरफ कूद गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। आर्यन खिड़की से बाहर कूद तो गया था, लेकिन धमाके के दबाव ने उसे दूर सूखे पत्तों के ढेर पर फेंक दिया। उसके कान सुन्न हो चुके थे और आंखों के आगे धुंधलापन छा गया था। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया हो। कुछ देर वह वहीं पड़ा रहा। तभी उसे किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी। कोई सूखी घास पर रेंगते हुए उसके करीब आ रहा था। आर्यन ने धुंधली नजरों से देखा तो सामने एक साया खड़ा था। वह नकाबपोश था, पर उसकी कद काठी जानी पहचानी लग रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन, उस साये ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन ने कराहते हुए अपना हाथ अपनी गन की तरफ बढ़ाया, लेकिन वह दूर जा गिरी थी। उस शख्स ने आर्यन के हाथ पर अपना पैर रख दिया और जोर से दबाया। आर्यन के मुंह से चीख निकल गई। तुम लोग कभी नहीं समझोगे। उस शख्स ने अपनी नकाब धीरे से हटाई। वह कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे मशहूर समाज सेवी और आर्यन का गुरु, रिटायर्ड आईजी वर्मा था। आप, सर, आप इस सब के पीछे हैं? आर्यन का दिल टूट गया। जिस आदमी से उसने ईमानदारी का पाठ पढ़ा था, वही इस गंदे खेल का मास्टरमाइंड निकला। वर्मा हंसा। ईमानदारी से घर नहीं चलते आर्यन। डॉक्टर खन्ना तो सिर्फ मेरा एक मोहरा था। असली प्रोजेक्ट स्पाइडर मैंने शुरू किया था ताकि इस शहर के अपराधियों और कमजोर लोगों को खत्म करके एक नई सेना तैयार की जा सके। तभी दूर से आदित्य की आवाज सुनाई दी। वह पुलिस की एक टीम के साथ वहां पहुंच रहा था। वर्मा ने घबराकर अपनी गन निकाली। इससे पहले कि वो यहां पहुंचे, मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जैसे ही वर्मा ने ट्रिगर दबाना चाहा, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन से खड़ा हुआ और वर्मा के पैर पर प्रहार किया। वर्मा लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरा। तभी आदित्य और पुलिस की टीम ने घेरा डाल लिया। हथियार डाल दो सर, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, आदित्य चिल्लाया। वर्मा ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और उसे मुंह से लगा लिया।
तुमने जीत तो ली आर्यन, पर इस राज की जड़ें बहुत गहरी हैं, संभल कर रहना। ये कहते ही वर्मा के मुंह से झाग निकलने लगा और वह वहीं ढेर हो गया। आर्यन थक कर वहीं बैठ गया। एम्बुलेंस की लाइटें चारों तरफ पड़ रही थीं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मां और आदित्य उसके पास थे। शहर अब सुरक्षित था, लेकिन आर्यन के मन में अभी भी एक सवाल अटका हुआ था। वर्मा की जेब से एक लिफाफा मिला था। जब आर्यन ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी फोटो थी। फोटो में आर्यन के पिता और वर्मा एक साथ खड़े थे और पीछे उसी ब्लैक हिल का बोर्ड था। लिफाफे के पीछे लिखा था, असली सच अभी भी दफन है। आर्यन समझ गया कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। उसके पिता की मौत, जो एक हादसा मानी गई थी, शायद इस साजिश का पहला हिस्सा थी। आर्यन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, पर उसका दिमाग उन तस्वीरों में उलझा हुआ था। डॉक्टर खन्ना की मौत की खबर आ चुकी थी। वर्मा भी ढेर हो चुका था, लेकिन वह चिट्ठी आर्यन को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। आदित्य, मुझे उस फाइल की जरूरत है जो मेरे पिता की मौत के वक्त बंद कर दी गई थी, आर्यन ने पट्टियों में लिपटे होने के बावजूद कहा। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन, तुम अभी ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं आदित्य, अगर वर्मा और मेरे पिता उस फोटो में साथ थे, तो इसका मतलब है कि यह खेल आज का नहीं, 20 साल पुराना है। मुझे ब्लैक हिल वापस जाना होगा, आर्यन ने जिद्दी लहजे में कहा और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह आर्यन और आदित्य फिर से उसी ढलान पर खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। आर्यन ने गौर किया कि जहां उसकी जीप खाई में गिरी थी, वहां की मिट्टी कुछ अलग सी थी। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। पत्थरों को पकड़ते और झाड़ियों को हटाते हुए वह नीचे पहुंचा। वहां एक पुरानी गुफा का मुंह झाड़ियों से ढका हुआ था। जब उन्होंने उन झाड़ियों को हटाया तो अंदर एक लोहे का दरवाजा मिला। वह दरवाजा जंग खा चुका था। आर्यन ने जोर से धक्का दिया तो वह कड़कड़ाकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां दर्जनों पुरानी फाइलें और कुछ ऐसी मशीनें थीं जो अब खराब हो चुकी थीं। दीवार पर एक नक्शा टंगा था जिसमें शहर के नीचे बनी पुरानी सुरंगों का जाल दिखाया गया था। तभी आर्यन की नजर एक छोटी सी मेज पर पड़ी। वहां एक डायरी पड़ी थी जिसके कवर पर उसके पिता का नाम लिखा था। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, वर्मा पागल हो चुका है। वह प्रोजेक्ट स्पाइडर के लिए मासूमों की जान ले रहा है। मैंने सबूत जुटा लिए हैं, पर मुझे डर है कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बेटा आर्यन इसे पूरा करेगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता कोई अपराधी नहीं बल्कि एक शहीद थे जिन्हें रास्ते से हटा दिया गया था। अचानक गुफा के अंदर एक साया तेजी से दौड़ा। आर्यन ने अपनी टॉर्च उस तरफ डाली। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक कैमरा था जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। कोई हमें अभी भी देख रहा है, आदित्य चिल्लाया। तभी गुफा का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। ऊपर से पत्थर झड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुफा को उड़ाने की तैयारी कर ली गई हो। भागो आदित्य, आर्यन ने चिल्लाकर आदित्य को बाहर की तरफ धकेला। वे जैसे ही बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। आर्यन धूल में लथपथ जमीन पर पड़ा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। आर्यन ने फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक अंधेरा कमरा था और एक आवाज गूंजी, वही आवाज जो उसने वाटर प्लांट में सुनी थी। मेरे मोहरे मरते रहेंगे आर्यन, पर खिलाड़ी हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। तुमने मेरे पिता का काम अधूरा छोड़ा था, अब तुम उसे पूरा करोगे, मेरे लिए। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज किसी अजनबी की नहीं, बल्कि आर्यन के अपने बड़े भाई की थी, जो सालों पहले घर छोड़कर लापता हो गया था। आर्यन के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अपना भाई अभिषेक, जिसे वह सालों पहले एक हादसे में मरा हुआ मान चुका था, इस पूरी तबाही का असली मास्टरमाइंड था। यह सच किसी गोली से भी ज्यादा दर्दनाक था। आर्यन, क्या हुआ? किसका फोन था? आदित्य ने उसे झकझोरते हुए पूछा। आर्यन की आवाज गले में ही अटक गई थी। उसने कांपते हुए फोन की तरफ इशारा किया। अभिषेक, वह जिंदा है आदित्य, और ये सारा खून खराबा उसी ने शुरू किया है। आदित्य सन्न रह गया। लेकिन
वह तो 10 साल का था जब वह गायब हुआ था। उसे तो मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। यही तो उसका खेल था। आर्यन अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए खड़ा हुआ। वर्मा ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया और मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तभी फोन पर एक मैसेज आया, अगर सच जानना चाहते हो तो उस पुरानी हवेली के तहखाने में आओ जहां हमारे बचपन की यादें दफन हैं। अकेले आना, वरना तुम्हारी मां की खैर नहीं। आर्यन का खून खौल उठा। उसने आदित्य को वहीं रुकने का इशारा किया और अपनी कार की तरफ दौड़ा। रास्ते भर वह बचपन की उन यादों को याद करने लगा जब अभिषेक उसे पढ़ाता था और उसके साथ खिलाता था। क्या वही भाई आज कातिल बन चुका है? हवेली पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं और चारों तरफ दीवारों पर आर्यन की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें लगी थीं। बीच में एक शख्स पीठ घुमाकर खड़ा था। देर कर दी तुमने छोटे भाई। वह पलटा। अभिषेक का चेहरा आधा जला हुआ था, जो शायद उस पुराने हादसे की निशानी थी। उसकी आंखों में नफरत और प्यार का एक अजीब संगम था। क्यों अभिषेक भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। पिताजी ने हमें छोड़ दिया था आर्यन। उन्होंने उस प्रोजेक्ट स्पाइडर को रोकने के लिए अपनी जान दे दी, पर हमें वर्मा के रहमो करम पर छोड़ दिया। वर्मा ने मुझे बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पिताजी को धोखा दिया था। मैंने यह सब सिर्फ बदला लेने के लिए किया है। अभिषेक ने अपनी गन आर्यन पर तान दी। वर्मा ने तुमसे झूठ बोला। पिताजी ने डायरी में लिखा है कि वर्मा ही असली कातिल था। आर्यन ने चिल्लाकर वह डायरी उसकी तरफ फेंकी। अभिषेक ने झिझकते हुए डायरी उठाई और उसके पन्ने पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। जिस आदमी को उसने अपना मसीहा माना, उसी ने उसके पिता को मारा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभिषेक घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक हवेली की छत से कुछ नकाबपोश कमांडो नीचे कूद पड़े। ये वर्मा की उस गुप्त सेना के लोग थे जिन्हें अब आदेश मिला था कि सबूत मिटाने के लिए दोनों भाइयों को खत्म कर दिया जाए। संभलो भाई! आर्यन ने छलांग लगाकर अभिषेक को एक गोली से बचाया। दोनों भाई अब एक साथ खड़े थे। सालों बाद दोनों की बंदूकें एक ही दुश्मन की तरफ थीं। हवेली के उस अंधेरे तहखाने में एक भीषण मुकाबला शुरू हो गया। गोलियां दीवारों से टकराकर झड़ रही थीं। तहखाने की ठंडी दीवारों के पीछे से गोलियों की बौछार हो रही थी। आर्यन और अभिषेक एक पुराने खंभे की आड़ डीएच में दुबके हुए थे। बरसों बाद दोनों भाई एक साथ थे, लेकिन हालात मौत के साए जैसे थे। आर्यन, बाईं तरफ से 3 लोग बढ़ रहे हैं! अभिषेक चिल्लाया और उसने अपनी पिस्तौल से सटीक निशाना साधा। एक कमांडो चीख कर फर्श पर गिरा। आर्यन ने भी मोर्चा संभाला। वह फुर्ती से दौड़ा और एक मेज को ढाल बनाकर गोलियां चलाने लगा। भाई, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना ये हमें यहीं दफन कर देंगे। अभिषेक की आंखों में अब पश्चाताप की आग थी। मैंने बहुत गलतियां की हैं आर्यन, लेकिन आज मैं इसे सुधारूंगा। तुम बाहर निकलो, मैं इन्हें रोक कर रखता हूं। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा, आर्यन ने चिल्लाकर मना किया। तभी एक ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा। धमाका इतना तेज था कि छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसने महसूस किया कि अभिषेक ने उसे बचाने के लिए धक्का दे दिया था। धुआं छौंटा तो आर्यन ने देखा कि अभिषेक मलबे के नीचे दबा हुआ था और उसके पैरों से खून बह रहा था। कमांडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से पुलिस की एक बड़ी टीम अंदर दाखिल हुई। आदित्य और उसकी टीम ने मोर्चा संभाल लिया था। हथियार डाल दो! आदित्य की आवाज गूंजी। घमासान लड़ाई के बाद सारे हमलावर पकड़े गए या मारे गए। आर्यन भागकर अभिषेक के पास पहुंचा और पत्थर हटाने लगा। भाई, आंखें खोलो, पुलिस आ गई है। अभिषेक ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और आर्यन के हाथ में थमा दी। इसमें इसमें प्रोजेक्ट स्पाइडर के उन सभी असली चेहरों के नाम हैं जो अभी भी सत्ता में बैठे हैं। इसे पूरा करना, छोटे भाई। अभिषेक की सांसें उखड़ रही थीं। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
आर्यन चुपचाप अपने भाई के बेजान हाथ को पकड़े बैठा रहा। उसने एक भाई को पाया तो था, पर उसे बचाने में नाकाम रहा। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। उस पेन ड्राइव के सबूतों के आधार पर कई मंत्रियों और रसूखदार लोगों को जेल में डाल दिया गया। प्रोजेक्ट स्पाइडर का नामो निशान मिटा दिया गया। आर्यन अब फिर से अपनी ड्यूटी पर था। वह ब्लैक हिल की उस चोटी पर खड़ा था जहां उसके पिता और भाई की यादें जुड़ी थीं। उसने अपने पिता का मेडल और भाई की वह पेन ड्राइव एक सुरक्षित जगह पर गाड़ दी। तभी उसके पीछे से एक आहट हुई। आर्यन ने मुड़ कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में एक पुरानी खुशबू थी। अचानक उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। मैसेज में कोई शब्द नहीं था, बस एक तस्वीर थी, आर्यन की खुद की, जो अभी इसी वक्त उस पहाड़ी पर खड़ा था। फोटो के नीचे लिखा था, देखभाल करने वाला अभी भी जाग रहा है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह कोई नया दुश्मन था, या फिर कोई ऐसा राज जो अभी भी अधूरा था? उसने अपनी गन चेक की, चश्मा चढ़ाया और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक केवल पहाड़ों की परछाइयां और घना जंगल था। वह साया जिसने अभी अभी उसकी फोटो खींची थी, हवा में विलीन हो चुका था। उसने फोन को दोबारा देखा। वह फोटो इतनी साफ थी कि उसमें आर्यन की आंखों की हैरानी भी दिख रही थी। इसका मतलब था कि वह शख्स उसके बिल्कुल करीब ही कहीं खड़ा था। आर्यन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहां से फोटो लिए जाने की संभावना थी। वहां की जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी थीं। उसने गौर से देखा तो वहां एक ताजे जूते का निशान पड़ा था। वह निशान किसी आम जूते का नहीं था, बल्कि खास पुलिस बूट्स का था। क्या महकमे में अभी भी कोई गद्दार बाकी है? आर्यन ने खुद से सवाल किया। तभी उसे पास की एक झाड़ी में कुछ सफेद सा चमकता हुआ दिखा। उसने झुककर उसे उठाया। वह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर किसी के दस्तखत थे, जिन्हें देखकर आर्यन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह दस्तखत उसके पिता के थे, लेकिन स्याही एकदम ताजा थी। उसी वक्त सन्नाटे को चीरते हुए उसके पीछे से एक आवाज आई, कुछ राज कभी दफन नहीं होते आर्यन, वे बस वक्त का इंतजार करते हैं। आर्यन तेजी से मुड़ा, अपनी गन तानते हुए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर एक पत्थर पर पड़ा बज रहा था। आर्यन ने उस रिकॉर्डर को उठाया और बंद किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर के नीचे की जमीन थोड़ी हिली। उसने वहां की घास हटाई तो नीचे एक छोटा सा धातु का बक्सा दबा हुआ था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर एक डिजिटल घड़ी चल रही थी जो 0 मिनट 5 सेकंड दिखा रही थी। नहीं! आर्यन चिल्लाया। वह पीछे की तरफ कूदने ही वाला था कि घड़ी 0 मिनट 0 सेकंड पर रुक गई, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। उसकी जगह बक्से से एक छोटा सा प्रोजेक्टर निकला और सामने की चट्टान पर एक धुंधली सी वीडियो चलने लगी। वीडियो में एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल आर्यन जैसा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेजान थीं। वह शख्स कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, खेल तो अब शुरू हुआ है छोटे भाई। जो तुमने अब तक देखा वह तो बस एक पर्दा था। असली दुश्मन तो अभी भी तुम्हारे साथ है। तभी आर्यन के फोन पर आदित्य का कॉल आया। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आर्यन, जल्दी अस्पताल पहुंचो। वह पेन ड्राइव वह पेन ड्राइव खाली है। उसमें कोई डेटा नहीं है, बल्कि वह एक ट्रैकर था। जिसे भी हमने अब तक पकड़ा है, वे सब गायब हो रहे हैं। आदित्य की आवाज में दहशत थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर अपनी जीप की तरफ देखा। जीप के शीशे पर खून से एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जिस जाल को वह काट रहा था, वह दरअसल उसे एक और भी बड़े और खतरनाक जाल के केंद्र में ले आया है। वह अकेला था, अंधेरी पहाड़ी पर, और उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसका पीछा कर रहा है। एक मरे हुए बाप का, एक बागी भाई का, या अपने ही किसी हमशक्ल का। आर्यन ने अपनी गन अपनी बेल्ट में खोंसी और गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल फिर से उमड़ रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, उसने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही ठंडी आवाज फिर से गूंजी, मैं तो तुम्हारे पीछे खांची खड़ा हूं आर्यन। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, कहानी एक अंधेरे सन्नाटे में डूब गई।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।